तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जीसीपी पे वीडियो बनाइए, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। और ये वही है आईसीएच जीसीपी के प्रैक्टिसेस जो हम क्लिनिकल ट्रायल में यूज करेंगे, एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज इन क्लिनिकल ट्रायल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस यानी कि जीसीपी होता क्या है। तो मैं बता दूं कि good clinical practices are international scientific and ethical quality standard। अब ये स्टैंडर्ड किसके लिए है? इट इज फॉर डिजाइनिंग, कंडक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल में जब आप डिजाइन करते हो या फिर ट्रायल कंडक्ट करते हो या फिर उसका डेटा रिकॉर्ड करते हो, और वो डेटा रिकॉर्ड करने के बाद जब आप रिपोर्ट करते हो, तो उसके लिए एक सेट स्टैंडर्ड है, उसको हम कहेंगे जीसीपी। और ये स्टैंडर्ड क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स and to ensure that the right safety and well-being of the trial subject is protected। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे गाइडलाइंस की होती है कि राइट सेफ्टी और वेलबींग ट्रायल सब्जेक्ट्स की प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस गाइडलाइन से हमें क्या मिलता है? तो इस गाइडलाइन से वी प्रोड्यूस रिजल्ट एंड डेटा, द ट्रायल डेटा विच इज ऑफ हायर क्वालिटी एंड अप टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमें रखना है और डेटा का क्वालिटी हाई चाहिए, जिसके कारण ट्रायल का डेटा will result into the medication for marketing approval। So that is all about GCP। Next is the International Conference on Harmonization, जिसको हम ICH कहते हैं। तो ICH GCP, तो ICH ने जो गाइडलाइंस दी है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की, तो ICH जो ग्रुप बना, तो उसके बिहाइंड क्या था कि एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड बनाया जाए। और ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? तो यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तीन बड़े कंट्रीज एक साथ आए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड बनाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो क्लिनिकल ट्रायल डेटा प्रोड्यूस होगा उसका म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगा। कि ईयू में अगर हम ट्रायल करते हैं तो उसका डेटा अगर उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया है, तो फिर वो डेटा, ईयू का डेटा जापान में भी हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है, एंड दैट डेटा इज एक्सेप्टेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन दिस जुरिस्डिक्शंस। और इसके बाद में क्या हुआ कि ये तीन बड़े देश जब एक साथ आए, जैसे कि आपको पता है कि जापान, यूएस और यूरोपियन यूनियन में जो लेवल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं, तो जब ये तीनों ने एक साथ एक गाइडलाइन बनाई, तो बहुत सारे देश ने इनको ज्वाइन किया, एंड दिस इज द ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दिस गाइडलाइंस वर डेवलप इन कंसिडरेशन विद गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का ध्यान रखा गया, और जैसे कि मैंने बताया ये तीनों टेरिटरी में ये अप्लाई होता है, एंड ऑल्सो इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द नॉर्डिक कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग द डब्ल्यूएचओ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में जब क्लिनिकल ट्रायल होंगी और उनको गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का मुद्दा आएगा, तो आईसीएच जीसीपी इज द स्टैंडर्ड। So now let's see ki what is the history of GCP guidelines. So as you know, the first guidelines for clinical trial came up in 1906 for Food and Drug Act by the United States, and after which there were two world wars, World War I and II, and in between that what we happen is the clinical trial जितने भी होते थे तो उनमें बहुत सारी atrocities हो गई थी और clinical trial का uniform code नहीं था। तो after second world war we had the famous or should I say infamous Nuremberg Code। तो न्यूरेमबर्ग कोड में बताया गया है कि हमें इन्फॉर्म कंसेंट कैसे करना है, और ह्यूमन जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसके लिए हमें गाइडलाइंस बनाई, जो कि आई डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में। उसके बाद क्या हुआ कि सारे देश ने डिसाइड किया कि हमको एक ग्लोबल यूनिफाइड स्टैंडर्ड चाहिए, एंड उसका जन्म कब होता है? 1996 में, जब पहली आईसीएच जीसीपी की गाइडलाइन बनती है, विच वॉज आईसीएच जीसीपी E6। एंड जैसे कि 1990 में आईसीएच बन गया था और उसके बाद 6 साल लगे गाइडलाइन बनने में। और फिर ये गाइडलाइंस जैसे कि जो जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे और जो जो हमको बैकलॉग्स मिलते थे, तो उसके बाद में उसको सोच कर एक नए नए वर्जन्स आए, और द करंट वर्जन इज आईसीएच जीसीपी E6 R2। और ये R2 अमेंडमेंट है, एंड यू कैन फाइंड दिस गाइडलाइंस ऑनलाइन ऑल्सो। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जीसीपी की गाइडलाइंस क्या होती है और आईसीएच कैसे बना या फिर किस कारणों की वजह से बना। सो हम अब देखेंगे कि व्हाट आर द 13 प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएच जीसीपी।
ओके, सो ये 13 प्रिंसिपल अगर आपको पता है तो आपको पूरा ट्रायल कैसे कंडक्ट करना है, क्यों कंडक्ट करना है और क्या क्या माइलस्टोन्स है, तो वो सब पता चल जाएगा। तो हर एक प्रिंसिपल, 13 प्रिंसिपल में से हर एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रिंसिपल का एक सिग्निफिकेंस है। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ओके, तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्लिनिकल ट्रायल शुड बी कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग टू द एथिकल प्रिंसिपल। Ethical principle that have the origin in Declaration of Helsinki and are consistent with GCP and applicable regulatory requirement। तो हम ethics के स्टैंडर्ड्स के और प्रिंसिपल के इसमें ट्रायल करेंगे जो कि डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी से आई है, और ये प्रिंसिपल गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस से अलाइन होने चाहिए और उस देश का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे भी अलाइन होना चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द ट्रायल रिस्क वर्सेस बेनिफिट। So before conducting a clinical trial or before a trial is initiated, the foreseeable risk and inconveniences should be weighed against the anticipated benefit। तो ट्रायल करने से पहले उस ट्रायल से क्या बेनिफिट हो रहा है, इसके बजाय क्या क्या रिस्क होने वाले हैं, क्या क्या इनकन्वीनियंस हो सकते हैं स्टडी ट्रायल सब्जेक्ट को या फिर एंटायर सोसाइटी को, तो वो हमें देखना है। And the trial should be initiated and continued only if the anticipated benefit justify the risk। This is a very important statement। अगर हमको ऐसा लगता है कि रिस्क कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो ही हमको ट्रायल करनी है, वरना नहीं करनी है। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज रिगार्डिंग ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। तो द राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग। सी, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन एनी क्लिनिकल ट्रायल। द राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द ट्रायल सब्जेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड शुड प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। तो हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिट है या फिर साइंस आगे बढ़ रहा है, इसके लिए हम किसी की भी राइट, सेफ्टी और वेलबींग को अटैक नहीं कर सकते। ओके, सो दोज आर द प्रिंसिपल 3 रिगार्डिंग ट्रायल पार्ट। फोर्थ इज द इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिकल प्रोडक्ट। तो द अवेलेबल ऑफ नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वेस्टिगेटिव प्रोडक्ट शुड बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय प्रपोज्ड क्लिनिकल ट्रायल। तो जो भी मेडिकेशन आएगा उसका क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा किस पे बेसिस होना चाहिए, एक क्लिनिकल ट्रायल पे होना चाहिए, यानी साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसका बैकअप करने के लिए डेटा नहीं है। यू शुड रिमेंबर दैट। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गुड क्वालिटी ट्रायल। तो ट्रायल के क्वालिटी के बारे में क्या प्रिंसिपल है कि ट्रायल शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिकली साउंड डिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल विच इज वेरी क्लियर। ओके, तो हमको ट्रायल उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करनी है जो साइंटिफिकली साउंड हो, साइंटिफिक उसको लॉजिक होना चाहिए और क्लियर प्रोटोकॉल में उन्होंने बताना चाहिए, क्लियर और डिटेल प्रोटोकॉल जिसके कारण कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज द फिफ्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द स्टडी compliance with the study protocol। So the trial should be conducted in compliance with the study protocol that has received appropriate institutional review board और independent ethics committee approval। तो हमको ट्रायल और प्रोटोकॉल कैसा फॉलो करना चाहिए जिसको IRB या फिर एथिक्स कमेटी का अप्रूवल मिला है। बिना एथिक्स कमेटी के और IRB के अप्रूवल के आप स्टडी प्रोटोकॉल डायरेक्टली ट्रायल में यूज नहीं कर सकते। The next principle is principle 7 on medical decision। The medical care given to and the medical decision made on behalf of the subjects should be responsibility of a qualified physician। Please make sure you note that। और where appropriate a qualified dentist। तो ट्रायल में मेडिकल केयर का डिसीजन या फिर सब्जेक्ट का सेफ्टी का डिसीजन किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक क्वालिफाइड फिजिशियन। तो अगला प्रिंसिपल है ट्रायल स्टाफ के बारे में। तो ट्रायल स्टाफ के बारे में ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ईच इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग अ ट्रायल शुड बी क्वालिफाइड। क्वालिफाइड किससे? बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म हर रिस्पेक्टिव टास्क। तो ट्रायल में जो कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। विदाउट ट्रेनिंग, एजुकेशन और एक्सपीरियंस ट्रायल स्टाफ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि इससे सब्जेक्ट की सेफ्टी को या फिर उनके राइट और वेलबींग को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। तो फ्रीली गिवन इन्फॉर्म कंसेंट should be obtained from every subject prior to the clinical trial participation। तो ट्रायल में पार्टिसिपेट होने के पहले हमको इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए। वो कैसी चाहिए कि फ्री होनी चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। खुद वॉलंटियर करके अगर कंसेंट मिलता है तो ही वो सब्जेक्ट ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट इज प्रिंसिपल 9। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल 10 विच इज रिगार्डिंग द क्लिनिकल ट्रायल डेटा। ऑल क्लिनिकल ट्रायल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, handled and stored in a way that allows its accurate reporting
इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ट्रायल का जो डेटा हम हैंडल करते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग ठीक से होनी चाहिए और उसके इंटरप्रिटेशन और वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो उसी को हम बोलेंगे क्लिनिकल ट्रायल डेटा विच इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल 11। तो प्रिंसिपल 11 is regarding confidentiality. The confidentiality of the record that could identify subject should be protected, respecting the privacy and confidentiality rule in accordance with the applicable regulatory requirement. तो जो सब्जेक्ट हम ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कैसा होना चाहिए कि उनके जो रिकॉर्ड्स हो जहाँ पे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको आप प्राइवेसी देना चाहिए और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी जो कोई लॉज है तो वो हमें फॉलो करने हैं। दैट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, हैंडल्ड एंड स्टोर्ड इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको अगर मार्केटिंग लाइसेंस मिल गया तो भी आपको वो मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज ऐसा करना चाहिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हो एंड दैट इट शुड यूज अकॉर्डिंग टू द अप्रूव प्रोटोकॉल। तो अगर मार्केटिंग से पहले अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल एंड अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड, जिसके कारण जो मेडिकेशन हम टेस्ट करने वाले हैं उसकी क्वालिटी हम एंश्योर कर सके। The last principle is of quality assurance. The system with procedures that assure the quality of every aspect of the trial should be implemented. तो हम जब ट्रायल करेंगे तो उसमें जो सिस्टम्स होती है या फिर जो प्रोसीजर होती है तो वो ऐसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिसके कारण हम क्वालिटी मेंशन कर सके एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल की। तो ऐसे सिस्टम जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ट्रायल के क्वालिटी डेटा बढ़ेगा और हम एक्चुअली अच्छे से रिपोर्ट कर सकेंगे उस डेटा पे। So these were the 13 principle of ICGCP. तो इन प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल हर देश में चलती है, तो अगर हम क्लिनिकल ट्रायल का एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड या गाइडलाइन लाएंगे तो इसके कारण क्या होगा कि हमको जो राइट, सेफ्टी और वेलबींग का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। फाइनली ट्रायल हमें एक ही ट्रायल दूसरे देशों में करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण हमको ह्यूमन एक्सपोजर हम मिनिमाइज कर सकेंगे और पेशेंट का हार्म भी हम रिड्यूस कर सकेंगे। और जैसे कि आपके पास एक गाइडलाइंस है जो कि ग्लोबल गाइडलाइन है तो उसके कारण क्लिनिकल ट्रायल डेटा का क्वालिटी इंप्रूव होगा। और फाइनली कैसे होता है कि हमको जिस कंट्री में पहले हमको ड्रग मार्केट करना था तो वहां ट्रायल करनी पड़ती थी, लेकिन अगर हम वही गाइडलाइंस सारे पूरे वर्ल्ड में फॉलो करेंगे तो उसके कारण डुप्लीकेशन में रिड्यूस होगा, जिसके कारण कॉस्ट भी बहुत सारी कम होगी। अगर ट्रायल डुप्लीकेट नहीं होती और सिंगल ट्रायल होती है जो कि ग्लोबल ट्रायल अगर हम कंडक्ट करते हैं तो उसके कारण जो पैसा बचेगा तो इट विल ट्रांसलेट इनटू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको पता है कि मेडिकेशन का कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम कॉस्ट कम कर सके तो हम मेडिकेशन का जो अप्रूवल के बाद आने वाला है उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा और हमको अच्छी ट्रीटमेंट लो कॉस्ट में मिलेगी। तो दीज वर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल guidelines in ICGCP. Finally, if you like this video, please make sure that you subscribe to the channel and share this video so that we can help a lot of people. So this is Saurabh signing off. Thank you.